रीबर्थ टू विन माई वॉर एपिसोड 8। असद ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, बेबी चोट तो नहीं आई कहीं? आयत नामे सिर हिला देती है। असद उसे अपने हाथ दिए उठने को बोलता है। आयत असद का हाथ पकड़कर उठ जाती है और असद के पीछे खड़ी हो जाती है। अर्जुन सूर्यवंशी असद को गले लगाते हुए कहता है, असद तू ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? क्या जरूरत थी इसके लिए कूदने की? तुझे कुछ हो जाता तो मैं हैदर को क्या जवाब देता? आयत और गौरव ये देख हैरान थे। असद ने उन्हें पीछे कर देता है और आयत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह मेरी बीवी है जिसे आपने मारने की कोशिश की है। अर्जुन सूर्यवंशी की पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो 2 कदम पीछे हटते हुए यही सोच रहे थे, कैसे हो गया ये सब? मैं अपने बच्चे की खुशी को अपने हाथों से खत्म करने जा रहा था। अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, पर बेटा मैं सच में नहीं जानता था ये तेरी बीवी है, इसने खुद भी नहीं बताया। आयत ने कहा, आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया मिस्टर सूर्यवंशी। असद की ओर देखने लगता है जिसकी आंखों में अर्जुन सूर्यवंशी के लिए नफरत थी। असद ने कहा, अंकल लेकिन ऐसा क्या किया था आयत ने जो आप उसे मारने पर उतर आए? अर्जुन सूर्यवंशी ने नजरें चुराकर कहा, इसने झूठ बोला हमसे। असद अर्जुन सूर्यवंशी को बचपन से जानता था, उसे दिख रहा था कि अंकल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और आयत को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी राजा साहब ने उन्हें असद को रोकते हुए कहा, असद बेटा अभी आया है और अभी चला जाएगा, कुछ दिन अपने अंकल के साथ नहीं रुकेगा। वो असद का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं। असद वही यादें नजरों के सामने आ जाती हैं जब वो अर्जुन अंकल से नाराज होता था तो घर जाने की जिद करता था और अर्जुन अंकल उसे ऐसे ही अंदर लेकर जाते थे। अर्जुन सूर्यवंशी हैदर के बहुत अच्छे बचपन के दोस्त थे, इसलिए वो असद को बहुत ही अच्छे से जानते थे। वही आयत और गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयत असद को देख रही थी जो बिना कुछ बोले उनके साथ चल रहा था। सभी अंदर आ जाते हैं। अर्जुन ने असद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हो सके तो अपने अंकल को माफ कर देना, लेकिन गलती है, मेरे हाथ से धक्का लग गया था। अभी तो आराम कर, कुछ देर बाद हम अकेले में बात करेंगे। असद बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है। वही गौरव आयत के पास आने लगता है कि असद की तेज नजरें उसे घूने लगती है। ये देख गौरव वही रुक जाता है। वही दूसरी और आयत उसे जाने का इशारा करती है। गौरव आयत की बात मानते हुए वहां से चला जाता है। असद आयत का हाथ जोर से पकड़ते हुए रूम में ले जाता है। वह दरवाजा बंद कर आयत को बेड पर पटक देता है। एक पल में ही उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। असद आयत को गुस्से से देख रहा था। ये देख आयत घबरा जाती है। असद ने सर्द लहजे में कहा, बेबी। आयत ये सुनते ही खुद में सिमट जाती है। वो जानती थी असद उसे यहाँ आने की सजा देने वाला है। असद आयत के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए गुस्से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए यहाँ आने की? असद और आयत की सांसें आपस में टकरा रही थी। आयत ने कहा, मैंने दादी अम्मी से। असद ने बीच में बोलते हुए कहा, जस्ट शट अप। असद ने पीछे से आयत के बालों को पकड़ते हुए कहा, दादी अम्मी को बीच में मत लाना। बोला था तुम्हें मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती, पर बेबी तुम्हें समझ नहीं आता, क्या सजा दूं? आयत ने घबराते हुए कहा, मिस्टर खान, आई एम सॉरी। असद आयत के चेहरे को देख रहा था कि उसकी नज़र उसकी गर्दन पर पड़े निशान पर जाती है। वो निशान बहुत विजिबल हो रहे थे। असद अपना हाथ आयत की गर्दन पर चला रहा था कि आयत दर्द से आह भर देती है। असद आयत की शर्ट के ऊपर के बटन खोल उसकी पूरी गर्दन को देखता है। खुद को बचा नहीं सकती थी। कब अपने लिए लड़ना सिखोई? हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आयत अपनी भीगी हुई नजरें से असद को देख रही थी। उसकी गहरी हरी आंखें किसी मोतियों की तरह चमक रही थी। असद आयत की आंखों को देख रहे था जिसमें बेहद दुख और खालीपन था। वह आयत पीछे हट जाता है और आयलमेट ढूंढने लगता है। आयत को बिना कुछ बोले देखे जा रही थी। असद आयलमेट ढूंढ रहा था कि उसके फोन पर इमरान का मैसेज आया है, जिसे पढ़ वह भी हैरान हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भी भाव ना लाते हुए आयत की तरफ मुड़ जाता है। असद ने आयत से कहा, चलो उठो यहाँ से। आयत वहां से उठ जाती है तो असद उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और वह आयत के शर्ट को नीचे करके ऑलमेंट लगाते हुए कहता है, बेबी वजह नहीं बताओगी प्रतापगढ़ आने की? आयत ने कहा, तुम ही ने कहा था, तुम मेरे बारे में सब जानते हो और मेरी हर हरकत पर तुम्हारी नजर है, तो इस बात को तुम अच्छे से जानते हो। असद ने अपनी ठोड़ी आयत के शाल्डर पर रखते हुए कहा, अच्छा बेबी, जवाब देना सीख गई हो? आयत ने असद से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? असद ने कहा, बेबी जहाँ तुम वहीं मैं। और मुझे अंकल के घर आने से कौन रोकेगा? आयत के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन वह असद से पूछ नहीं रही थी। असद ने कहा, कुछ पूछना चाहती हो?
आयत अपनी ही सोच में घूम थी कि असद की बात पर हाँ बोल देती है तो पूछो। आयत ने असद से कहा, क्या पूछना है? असद ने कहा, तुम्हें कुछ पूछना था। तो बोलो, आयत ने काफी देर सोचते हुए कहा। तुम इन्हें अंकल, असद ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि हम इन्हें बचपन से जानते हैं। अंकल मिस्टर हैदर के बचपन के दोस्त हैं और वर्किंग पार्टनर भी। आयत हैरान थी कि असद आज उसे सब बता रहा है। आयत ने भी आगे पूछते हुए कहा, तो क्या तुम कभी रानी साहिबा से मिले हो? ये सुन असद के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। असद ने बिना भाव के कहा, कभी नहीं, क्योंकि वो अंकल को छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। आयत असद की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है, तुम सब ने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। क्या वह भागी थी या उन्हें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा? असद ने आयत को बेड पर बिठाकर उसके गोद में सिर रखते हुए कहा, बेबी यह अंकल को सोचना चाहिए था, मुझे नहीं। और तुम्हें इससे क्या मतलब है? अभी नो मोर क्वेश्चन, सोने दो, आई एम वेरी टायर्ड बेबी। आयत आगे कुछ नहीं बोलती, वो असद की तरफ देखती हैं जो जिसकी आंखें बंद थी। आयत को लगा वो सो गए हैं। वह खुद भी बैंक पर लीन होते हुए आंखें बंद कर लेती है। वही असद सोया नहीं था, वह अपने मन में सोचते हुए, बेबी तुम अपनी आदत डाल रही हो मुझे। आया तो तुम्हें सजा देने था, लेकिन फंसा रही हो अपनी मोहब्बत के जाल में। बेबी ये तुम अच्छा नहीं कर रही। ये सोचते हुए वह आयत की तरफ देखने लगता है। आयत भी कल रात सोई नहीं थी, इसलिए अब उसे नींद आ गई थी। असद उसकी नम आंखों पर किस करते हुए होठों पर किस कर लेता है। आयत उठे उससे पहले ही असद पीछे हट जाता है और वह सीधे से लिटा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही दूसरी ओर अर्जुन सूर्यवंशी आयत की बातों को याद कर गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके रूम में एक नौकर ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, राजा साहब यह उस लड़की की सामान वही पड़ा था, हम इसका क्या करें? अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, उस टेबल पर रख कर चले जाओ। नौकर वह सामान वही रख जाता है। राजा साहब उस सामान को देखते हैं तो उसमें से कुछ पेपर बाहर आ रहे थे। वह उस सामान को देखने लगते हैं जिसमें लगभग 15 से 16 चिट्ठियां थी और एक बॉक्स था। वह बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसमें वही तोहफा था जो उन्होंने अपने शादी के दिन पर सकीना को दिया था। वह उस तोहफों को साइड में रख देता है और जेब में रखी हुई चिट्ठी को पढ़ने लगता है जो आयत के हाथ से उनके हाथ में आ गई थी। अर्जुन सूर्यवंशी उस लेटर को पढ़ रहा था, जिसे पढ़ उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो उसी समय में खो जाता है। सकीना आवाज देते हुए, अर्जुन आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जानते हैं आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। अर्जुन सूर्यवंशी ने सकीना को बिठाते हुए कहा, मेरी रानी साहिबा आप जानती हैं हमारा अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। सकीना नाराज होते हुए, ठीक है जाइए, अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आप कुछ भी बोले लेकिन हमसे बात करना नहीं छोड़ेगी। सकीना ने मुंह बनाकर कहा, जानते हैं ना सब तभी हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। अर्जुन ने कहा, अच्छा बाबा, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, अब जांच। सकीना ने गले लगते हुए कहा, जल्दी आइएगा। इतना बोल अर्जुन सूर्यवंशी वहां से चला जाता है। वहीं उसके जाने के कुछ देर बाद बड़ी रानी साहिबा, अर्जुन की माँ, सकीना के रूम में पैगाम भेजती है। नौकर ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, छोटी रानी साहिबा, बड़ी रानी साहिबा चाहती हैं कि आप आज उनके साथ खाना खाएं। सकीना खुश होते हुए, सच में, ठीक है आप रानी माँ को बोलिए हम आ जाएंगे। नौकर वहां से सिर झुकाते हुए चला जाता है। वही सकीना बहुत खुश थी, आज पहली बार रानी माँ ने उसे अपने काबिल समझा था, वरना हमेशा वह मुसलमानी लोगों और उनके मजहब से नफरत करती थी। अर्जुन सूर्यवंशी ने शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए रानी वेदही इस रिश्ते के खिलाफ थी। सकीना पूरी अच्छे से रेडी होकर नीचे जाती है और रानी माँ को देखते हुए अंदर के साथ कहती है, जय सूर्यवंशी रानी माँ। रानी वेदही हाँ में सिर हिला देती है और बैठने का इशारा करती है। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन सकीना इस बात से ही खुश थी कि रानी माँ ने उसकी तरफ अपना एक कदम तो बढ़ाया। वही रानी वेदही को खाने में देसी घी ही पसंद था। सकीना को उसकी महक से मन मचलने लगता है, उसको वोमिटिंग आने जैसा फील हो रहा था। वो जल्दी से उठ वोमिटिंग करने लगती है। उसे ऐसे भागते देख रानी माँ को अपने मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। वो यही सोच रही थी कि यह सच ना हो। रानी वेदही ने नौकर से कहा, डॉक्टर को बुला कर लिया जाए। इतना बोल नौकर तो वहां से चला जाता है, लेकिन राजा वेदही के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वही सकीना रूम में वोमिटिंग करने बाद बैठ जाती है। सकीना ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा,
ये सब क्या हो गया? हम रानी माँ को खुश करना चाहते थे और यह सब तभी रूम का दरवाजा खटखटाते हुए डॉक्टर अंदर आते हैं। हमें बड़ी रानी साहिबा ने आपको चेक करने के लिए भेजा है। सकीना हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर उसे पूरा चेक करने के बाद बताते हैं कि वह माँ बनने वाली है। ये सुन सकीना की आंखें चमक जाती है। वही दूसरी ओर जब रानी वेदी को ये पता चलता है तो गुस्से से वह अपना सारा सामान तोड़ देती है। जो हम नहीं चाहते थे आखिर वही हो गया, लेकिन हम इस बच्चे को पैदा होने से पहले मार देंगे। वही दूसरी ओर सकीना बहुत खुश थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, अर्जुन जी बहुत जल्द आपकी परी आने वाली है। आप चाहते थे आपकी बेटी हो। हम आपको ये खबर बताने के लिए बहुत बेसब्र है। हम जानते हैं आप बहुत खुश होंगे। वही रानी वेदी ने जो काम कुछ दिनों बाद करना चाहती थी वो आज ही करने वाली थी। वो बेहद गुस्से से राजा साहब के रूम में चली जाती है। वह तेज स्वर से कहती है, कर ही लिया शौक पूरा, वारिस देना चाहती हो। सकीना ये सुन रानी माँ को सवालिया नजरों से देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। इस बच्चे को मरना होगा। ये सुन सकीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, र रानी माँ ये हमारा और राजा साहब का बच्चा है और आप अपने बेटे के अंश को मारना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राजा साहब को सब सच बता देंगे। सकीना अभी अपना एक कदम आगे करती उससे पहले रानी वेदी ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, नफरत है हमें तुमसे, तुम्हारे मजहब और मुल्क से। तुम एक तुच्छ औरत हो। औकात ही क्या है तुम्हारी जो हमारे बराबर बैठ सको? लेकिन हमारे बेवकूफ बेटे ने तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया, जो हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ। कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हें मारने का, लेकिन आज वह वक्त आ गया है। सकीना खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रानी वेद ही उसका सिर दीवार पर मारती है, जिससे सकीना के सिर से खून बहने लगता है। सकीना रानी वेदी को धक्का देते हुए बाहर की ओर भाग जाती है। वो जल्द से जल्द महल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन रानी वेदी ने बाहर कई पहरेदार लगा दिए थे, जिनसे बचते बचाते वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। भागते भागते वो सुनसान इलाके में आ गई थी, लेकिन महल के पहरेदारों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। वह भागते भागते थक गई थी, उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह भागते हुए सामने आ रही कार से टकरा जाती है। उस कार में एक औरत बाहर आती है और सकीना को देखने लगती है। बस वो बेहोश हुई थी, इसलिए वह औरत उसे कार में बिठा अपने घर इलाहाबाद ले जाती है। राजा साहब ये सब पढ़ धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। अर्जुन सूर्यवंशी हिम्मत कर आगे पढ़ने लगता है। उस भली औरत ने हमें बचाया और अपने घर इलाहाबाद ले गई। उस भली औरत का नाम अमीना था, लेकिन रानी माँ को हमारे वहां होने की भी खबर मिल गई थी, इसलिए अमीना जी ने हमें अपने भाई कासिम हुसैन जी के पास कश्मीर भेज दिया। हम जब भी वापस लौटना चाहते थे तब हमारे सामने हमारी बेटी आयत का चेहरा आता था और सब भूल जाते थे। हमारी बेटी 2 साल की हो गई थी। वो कासिम जी को अपना अब्बू समझती थी। हम अमीना बाजी और कासिम जी का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन जब अमीना बाजी ने हमें कासिम जी से निकाह करने को बोला तो हम मना नहीं कर पाए। शायद इसी तरह हम उनका हमारी बेटी को बचाने का कर्ज चुका पाते। हम नहीं जानते हैं अर्जुन आपको क्या बताया गया है, लेकिन आयत आपकी हमारे पास आखिरी निशानी थी जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इस डायरी में आपकी बेटी के पैदा होने से बड़ी होने के हर छोटे बड़े पड़ाव है। अर्जुन सूर्यवंशी उस डायरी को पकड़ अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सुकू अपने अर्जुन को माफ कर दो, हम तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। हमें जो बताया गया उसी पर यकीन कर गए, एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, और आज जो हमने किया वह भी माफी के लायक नहीं। अपने इन्हीं हाथों से अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की। अपने गुस्से में हम इतना अंधे हो गए कि सच्चाई क्या है देख ही नहीं पाए। राजा साहब इतना कुछ जानने के बाद अब आयत को खुद से दूर करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इतना भी जानते थे कि वह शादीशुदा है और वो भी हैदर की बहू है, इसलिए वह खुश भी था। वही दूसरी ओर गौरव के घर पहुंचते इसी के सवाल शुरू हो जाते हैं। गौरव ने एक ही बार में सबको सच बता दिया, जिसे सुन सभी हैरानी थे। वही सुबह से शाम हो गई थी। आयत असद बड़े ही आराम से सोए हुए थे। बाहर दरवाजा खटखटाते की आवाज से दोनों की नींद खुलती है। आयत जल्दी से उठते हुए कहा, हम कब से हो रहे हैं? असद ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्या फर्क पड़ता है बेबी, इतना बोल असद उसे अपने ऊपर लिटा लेता है। आयत ने हैरानी से कहा, मिस्टर खान क्या कर रहे हैं आप? बाहर कोई डारो नॉक कर रहा है, छोड़ो मुझे। असद उसे और कस के पकड़ते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। आयत सवालिया नजरों से, क्यों? असद ने कहा,
अभी मेरा मन तुम्हें प्यार करने का है। इतना बोल वो उसकी गाल पर किस कर देता है। आयत ने कहा, मिस्टर खान घर चले, मुझे यहाँ नहीं रुकना। असद को आयत से यही उम्मीद थी, क्योंकि वो आयत को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन असद ने बिना भाव के कहा, आज की तो हमें रुकना ही होगा। आयत ने उठते हुए कहा, लेकिन क्यों मिस्टर खान? असद ने आयत को बैंक हक करते हुए कहा, क्योंकि यह मेरा ऑर्डर है। आयत यह सुन मुंह बनाते हुए, ठीक है तुम रहो यहाँ पर, मुझे नहीं रहना, मुझे अमीना फूफी के घर रहना है। असद ने सर्द लहजे में कहा, तुम मुझे ना कहने की हिम्मत कर रही हो? आयत ने बेझिझक होते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें ना बोल रही हूँ, भले ही इसके बदले तुम कोई भी सजा दो, लेकिन यहाँ मुझे नहीं रहना। असद पहली बार आयत को खुद से जिद करते देख रहा था। उसने तिरछी मुस्कान से कहा, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारी फूफी के घर। आयत यह सुन हैरान हो जाती है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि सब वही है, और डॉक्टर राहुल का नाम सुनते ही असद को गुस्सा आता है। आयत ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, तुम वहां नहीं रह पाओगे, वो घर इतना बड़ा नहीं है, वहां एडजस्ट करना पड़ता है और तुम यह नहीं कर पाओगी। उसने हकलाते हुए कहा, मतलब तुम्हें आदत नहीं है ना? असद आयत के चेहरे के रंग उड़ते देख मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी जब झूठ बोलना आता नहीं है तो क्यों बोलती हो? आयत ने नजरें चुराकर कहा, कि कैसा झूठ? इतना बोल वहां से उठ जाती है। असद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं क्यों मना कर रही हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं चलूंगा मतलब चलूंगा, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मुझे अंकल से बात करनी है। इतना बोल असद रूम बंद करके चला जाता है। वही आयत ऊपर देखते हुए, अल्लाह मियाँ अब आप ही कुछ करिए, वरना मेरी शामत जो पहले नहीं आई वो अब जरूर आ जाएगी। वही असद के चेहरे पर एक अनचाही स्माइल थी। वो अर्जुन सूर्यवंशी के रूम दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अंकल मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, बेटा आ जाऊं। असद अंदर जाता है तो देखता है अर्जुन जी खिड़की के पास चुपचाप खड़े थे। असद उनके पास खड़े होते हुए पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, तो आपको सब सच पता चल ही गया? अर्जुन जी असद को घोर से देखते हुए, तो तुम सब जानते थे, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? असद ने सामने देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता था, मुझे भी यहाँ आने पर पता चला है। आपको मैंने पहले ही बोला था सच की तह तक पहुँचे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसका नतीजा आज आप भुगत ही रहे हैं। मैं सही समय पर ना आता तो आप अपनी ही बेटी को मार चुके होते। राजा साहब ने कहा, हम जानते हैं हमसे गलती हुई थी, ये गलती भी नहीं गुनाह है, जो हमने आज किया है उसकी कोई माफी नहीं। असद ने कहा, मुआफी तो आपकी बेटी जल्दी देगी भी नहीं, जितना मैं उसे जानता हूँ अच्छे खासे पापड़ बिलवाएगी। राजा साहब ने एक मुस्कान के साथ कहा, हमारी ही बेटी है, जिद्दी तो होगी, क्या तुम हमारी मदद करोगे उसे मनाने में? असद ने कहा, करूँगा अंकल, लेकिन अभी मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। वो वापस लौट आया है और इस बार उसका शिकार आपकी बेटी है। ये सुन अर्जुन सूर्यवंशी असद को हैरानी से देखने लगता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन उसे कैसे पता वो मेरी बेटी है? असद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अंकल आप भूल रहे हैं, वो मेरी वाइफ है, वो आपकी बेटी के पीछे नहीं बल्कि मेरी वाइफ के पीछे है, क्योंकि वही एक आखिरी जरिया है। अर्जुन ने बीच में बोलते हुए कहा, हरगिज नहीं, वो किसी का भी जरिया नहीं बनेगी, हमें उसे मरना होगा। असद ने टेढ़ी नजर से राजा साहब को देख कहा, शायद आप भूल रहे हैं मैं कौन हूँ, और वो कौन हो? अर्जुन ने कहा, जानता हूँ बेटा, बॉस हो हम सबके और उसके पति, इसलिए हमें तुम पर विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होने दोगे। असद ने अर्जुन सूर्यवंशी को बैठाते हुए कहा, अंकल आप जानते हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप तो मुझे बांस के नजरिए से मत देखें। अर्जुन सूर्यवंशी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं देखेंगे बेटा, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और अब तो हमारे जमाइसा भी है। असद हमसे वादा करो तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, पहले ही सब कुछ वो खुद करती आई है, हर पल उसका साथ दोगे। असद ये सुन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो आयत को छोड़ने के लिए ही निकाह किया था। असद ने उठते हुए कहा, अंकल मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन आपको भरोसे का मान रखते हुए उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अभी हम चलते हैं, आपकी बेटी यहाँ रुकना नहीं चाहती। राजा साहब ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, जानते हैं इसलिए रोकेंगे नहीं, पर खाना खाने के बिना जाने भी देंगे। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर राजा साहब, आपकी परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं, आप खाना लगाइए मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना बोल असद जाने लगता है कि राजा साहब ने रोकते हुए कहा, यह उसे दे देना, हमसे तो कुछ लेगी नहीं और आपको मना नहीं करेगी। यह उसकी माँ की है, लेकिन उसे बताना मत। असद हाँ में सिर हिलाते हुए चला जाता है। असद रूम में जाकर देखता है तो आयत चुपचाप काउच पर बैठी हुई थी।
असद ने उसे देखते हुए कहा, What happened? Why are you sitting like this, baby? आयत ने असद को देखते हुए कहा, I need clothes, because I haven't changed since yesterday, and whom should I tell here? असद ने कहा, बस इतनी बात। आयत हाँ में सिर हिला देती है। तो ये लो, इसे पहनो और चलो मेरे साथ। आयत उस बॉक्स खोलते हुए जब देखती है तो मुंह बनाते हुए कहती है, यू आर वेरी बैड मिस्टर खान। तुम जानते हो मुझे साड़ी सही से पहननी नहीं आती। उस दिन मैं जानती हूँ कितनी मुझसे पहनी थी। असद आराम से बैठते हुए कहा, बेबी अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो पहननी तो पड़ेगी, और अगर ऐसे बाथरोब पहने जाना चाहती हो तो चलते हैं। आयत असद की बात सुन पहले शौक जाती है, फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। आयत असद की तरफ बढ़ जाती है और उसके सामने आते हुए कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो सब मुझे ऐसे देखें? इतना बोलते हुए आयत बाथरोब को खोल साइड में फेंकते हुए कहती है, या ऐसे चलेगा? असद एक पल के झपकाना भूल गया। वो टक आयत को बिकनी में देख रहा है। वो बहुत हॉट, एक सेक्सी लग रही थी। यह अपनी टाई को लूज करते हुए कुछ कहने ही लगता है कि आयत उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, स्वीट हार्ट, गर्मी ए हसरत ए नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। आयत असद के ऊपर झुकते उसके कॉलर पकड़ते हुए आगे कहती है, फासला शिद्दत ए एहसास से कम होता है, एक जरा हाथ बढ़ा दो तो छू लूं तुम्हें। आयत के बालों से पानी की बूंदें असद के चेहरे पर गिर रही थी। असद आयत का ये रूप पहली बार देख रहा था। उसकी आज बोलती बंद हो गई थी। आयत बालों को असद के चेहरे पर मारते हुए पीछे हट जाती है, लेकिन असद जल्दी से उसका हाथ पकड़ हुए कहता है, उफ, यह अदा मेरी जान ना ले ले बेबी। असद ने उठ अपने चेहरे को आयत के करीब लाते हुए कहा, ये लब जरा टकराए जो दिलबर के होंठ से चिंगारियां उड़ने लगी शबनम की चोट से। हम सनम हद से आगे गुजरने लगे, हम सनम हद से आगे गुजरने लगे। इतना असद आयत के होठों पर उंगली से रब करने लगता है। आयत असद को थोड़ा पुश करते हुए पीछे करते हुए कहती है, हम तो बस आपके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे, हम अभी साई पहनकर आते हैं। इतना बोल आयत साड़ी पकड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगती है कि असद उसे पकड़ दीवार से लगा लेता है। अभी आग जलाकर कहाँ जा रही हो? आज की रात तरसने की नहीं बरसने की रात है बेबी। आयत ने नकली हंसते हुए कहा, मिस्टर खान साड़ी पहना दीजिए। लेकिन असद आयत की बात को इग्नोर करते हुए उसके होठों पर किस करने लगता है। आयत के हाथ से साड़ी गिर जाती है। असद आयत के होठों पर किस करते हुए अपना दूसरा हाथ आयत के शरीर पर चल रहे थे। आयत असद को खुद से दूर धक्का देते हुए साड़ी उठा दरवाजा बंद कर देती है। असद एक स्माइल करते हुए अपने होठों पर आयत की लिपस्टिक को साफ करते हुए कहता है, बेबी कुछ तो बात है तुम में। आयत की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। वो दरवाजे से टिकते हुए खुद से कहती है, क्या जरूरत थी आयु मजाक या मस्ती करने की, खुद ही फंसती है। हम जल्दी से रेडी होती हूँ, फूफी को सब कुछ बताना है। इतना कह आयत साड़ी पहनने लगती है। वही असद किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे बेबी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं चाहिए। जितना काम कहाँ है सब हो जाना चाहिए। शिकायत मुझे पसंद नहीं और जस्टिफिकेशन में सुनूंगा नहीं। इतना बोल असद फोन रख देता है और आयत का वेट करने लगता है। 10 मिनट हो गए थे, आयत अभी तक बाहर नहीं आई थी। असद ने टाइम देखते हुए कहा, ये लड़की और कितना वक्त लगाएगी? बेबी कुछ हेल्प चाहिए? असद अभी आगे एक कदम बढ़ाता आया। आयत पल्लू ठीक करते हुए डोर खोल देती है। असद उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। उसने ब्लैक नेट साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आयत ने असद से कहा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ गलत किया है मैंने? असद आयत को कमर से अपनी ओर खींचते हुए, यू लुकिंग गॉर्जियस बेबी। आयत आंखें बड़ी करते असद को देखते हुए कहती है, मिस्टर खान आर यू ओके? मुझ पर इतनी मेहरबानी, वाह। असद ने आयत के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, नीचे चले बेबी। आयत असद को घूरने लगती है। असद ने ये देख कहा, हर सवाल का जवाब तुम्हें मिले ऐसा जरूरी थी? इतना बोल वह अपनी बाजू को आयत की ओर बढ़ा देता है। नाउ लेट्स गो बेबी। आयत हाँ में सिर हिलाते हुए असद के साथ नीचे जाने लगती है। दोनों साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अर्जुन सूर्यवंशी पहले ही उनका इंतजार नीचे कर रहा था। उन दोनों साथ देख राजा साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उन दोनों में अपने आने वाले कल को देख रहा था। असद ने नीचे आते हुए राजा साहब को आवाज देते हुए कहा, अंकल अंकल। लेकिन वह तो आयत को देख रहे थे। आयत ने रूखे स्वर में कहा, मिस्टर सूर्यवंशी को लगता दिन में सोने की आदत है। असद टेढ़ी नजरों से आयत को गुस्से से घूरने लगता है। आयत नजरें नीचे कर लेती है। अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, बिल्कुल हमें दिन में सोने की आदत है। चलिए, हमारी परंपरा के अनुसार आप दोनों यहाँ से खाना खाए बगैर नहीं जा सकते।
और हमें मिस्टर सूर्यवंशी कहना बंद करो, अब्बू या अंकल बोल सकती हो। आयत एक तिरछी मुस्कान के साथ, हमारे अब्बू का इंतकाल 1 साल पहले ही हो गया है। अब्बू हम आपको बोलेगा नहीं और अब्बू की जगह आप कभी ले नहीं सकते मिस्टर सूर्यवंशी, बेहतर यही होगा राजा साहब आप अपनी भावनाओं पर पूर्ण विराम लगाए। असद एक मुस्कान के साथ आयत को देख रहा था। वही राजा साहब के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राजा साहब ने कहा, असद बेटा बैठो, और तुम भी बैठो आयत। आयत चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बैठ जाती है और खाना शुरू कर देती है। इस पूरी हवेली में बस तीनों ही बैठे थे। आयत ने खाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, महल कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। अर्जुन सूर्यवंशी ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? आयत हंसते हुए, हम आपको कह ही क्या सकते हैं। असद ने आयत के करीब आते हुए कहा, बेबी भूत बंगला नहीं है, बस यहाँ कोई है नहीं। आयत ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रही हूँ। असद ने स्माइल के साथ कहा, बेबी तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। चुपचाप खाना खाओ। आयत हाँ में सिर हिला देती है और खाने लगती है। आदरी ने अर्जुन सूर्यवंशी से कहा, अंकल जो कहा वो हो जाना चाहिए, वरना वो सब के लिए खतरा बन सकता है। आयत असद की तरफ देखने लगती है, लेकिन असद उसे इग्नोर करते हुए अर्जुन से बात कर रहा था। लगभग कुछ देर बाद आयत उठते कहती है, मेरा हो गया, मैं बाहर वेट करती हूँ। आयत अपना एक कदम आगे बढ़ाती कि असद उसका हाथ पकड़ लेता है और उठते हुए कहता है, साथ चलते हैं बेबी। इतना बोल वह आयत का हाथ पकड़ते हुए अर्जुन सूर्यवंशी के पास ले जाता है। आयत पहले ही अर्जुन का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन असद बार बार उसे अर्जुन के सामने खड़ा कर देता है। असद ने अर्जुन के गले लगते हुए कहा, ओके अंकल चलते हैं। वो अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहता है, उसके आदमी यहाँ भी है, बाकी की बात आप समझ चुके हैं, कोई रिएक्शन मत दीजिए। ये सुन अर्जुन अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए कहता है, हमने अपने आदमियों को बता दिया है, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। आयत उन दोनों को देख रही थी पर कुछ कहती नहीं है। वही अर्जुन सूर्यवंशी असद से अलग होते हुए अपना हाथ आयत के सिर पर रखने ही लगता है कि आयत पीछे हट जाती है। अर्जुन के होंठ वही रुक जाते हैं। आयत ने हाथ जोड़कर कहा, जय सूर्यवंशी राजा साहब। वह राजा साहब पर जोर देते हुए कहती है, हम नहीं चाहते राजा साहब आपके हाथ गंदे हो, इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं। आयत की बात सुन अर्जुन के दिल में बहुत ठेस पहुंची थी। वह अपनी बेटी को गले लगाना चाहते थे, लेकिन यह उसे के कहे शब्द थे, इसलिए वह नफरत का घूंट पीते हुए कहते हैं, जय सूर्यवंशी आयत। आयत और असद वहां से चले गए थे। बाहर कार में इमरान उनका ही इंतजार कर रहा था। असद कार की चाबी इमरान से लेते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। इमरान हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं आयत जो अभी भी महल की तरह देख रही थी, वो मन में सोचते हुए, अब्बू मैं तो यहाँ आपको पाने आई थी, लेकिन शायद गलत थी। यहाँ मुझे एक मेरे अब्बू नहीं बल्कि इस राजमहल के राजा साहब मिले, जिन्हें मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं। वही असद आयत के सिर पर टेप करते हुए कहता है, कहाँ खो गई? चलना है या फिर इस महल में रहने का इरादा है? आयत ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, नहीं चलो। असद आयत के हाथ में चाबी देते हुए कहता है, तुम ड्राइव करोगी? आयत बिना कोई सवाल किए हाँ में सिर हिला देती है। असद आयत के बगल में बैठ जाता है और लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, थोड़ी देर बाद मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। आयत ने कहा, इट्स ओक, तुम अगर चाहो तो बैक सीट पर बैठ सकते हो, वहां तुम अच्छे से काम कर पाओगे। असद ने आयत को देखते हुए कहा, आयुष श्योर? आयत ने ड्राइव करते हुए कहा, यस श्योर। असद पीछे जाकर बैठ जाता है। आयत देख रही असद काम में बेहद मशरूफ था। आयत को पता था रास्ता अभी लंबा है, इसलिए वो हेडफोन लगा लेती है और ड्राइव कर रही थी। असद आयत काम करते आयत को देख रहा था, जो रात को भी अच्छे से ड्राइव कर रही थी। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ था। असद काम करते हुए ही सीट पर लीन हो जाता है। लगभग कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। आयत जब फ्रंट मिरर से असद को सोया हुआ देखती है तो मुस्कुरा देती है। लगभग 1 घंटे हो गया था। आयत अपनी गर्दन को पकड़ते हुए कहती है, यार आज तो बहुत दिनों बाद ड्राइव किया है। वही बाहर मौसम में भी आज नमी थी, बारिश शुरू हो गई थी। आयत ये देख मिरर खोल उन बारिश की बूंदों को हाथों में लेकर उसे महसूस करते हुए कहती है, अर्ज किया है, कभी जोर से बरसती कभी गूम सी है ये बारिश भी, ना कुछ तुम सी है। इतना बोलते हुए आयत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वही रात का समय था। कुछ लड़के वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं, अगर अकेलापन है तो हम दूर कर दे। आयत तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। यह सुन वह बिना जवाब दिए कार स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी कार भी आयत के साथ साथ ही चल रही थी। आयत स्पीड और बढ़ा देती है लेकिन असद को नहीं उठाती।
उस मवाली लड़कों ने स्पीड को मैच करते हुए कहा, जाने मन हम सब ने कुछ गलत कह दिया। जो नाराज हो गई, अरे इतनी खूबसूरत हो, आओ बाहर, रंग देखें आपने ही रंग में। आयत को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस लेती है और एक हाथ से डैशबोर्ड खोलती है जिसमें गन थी। आयत जानती थी असद के कार में गन होती ही होती है। आयत कार को बड़ी तेजी से उनकी कार के सामने ले आती है और गन उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम चारों के सीने में ये सारी गोलियां उतार दूंगी। उनमें एक ने कहा, हम तो डर गए, तुम चलाओगी वो भी हम सब पर, इतनी तो मासूम हो। आयत पहले गन चलाना नहीं जानती थी, लेकिन जब वो जेल में थी तो असद ने उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी और शूट करना भी सिखाया था। आयत तिरछी मुस्कान के साथ उसके बाजू के साइड पर शूट कर देती है। वो गोली थी तो हवा में, लेकिन उन सब की बोलती बंद हो गई थी। वो खुद की जान बचाने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। वही गन पर साइलेंसर लगे होने के कारण उसकी आवाज नहीं आई थी। आयत भी कार स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कोई कब से उनका पीछा कर रहा था। वो कार आयत के चलते हैं वापस उसके पीछे लग गई थी। अब जहां से आयत गुजर रही थी वो रास्ता सुनसान था। उस कार में बैठा शख्स इसी बात का इंतजार कर रहा था। अचानक से वो कार अपनी स्पीड बढ़ा देती है और आयत की कार के साथ साथ चलने लगती है। आयत का ध्यान सामने था। काफी देर से उस कार को अपने साथ ही चलते देख आयत उसे इग्नोर नहीं कर पाए। आयत देखती है उसके पूरे शीशे ब्लैक थे। आयत को अब डर भी लग रहा था, ऊपर से रास्ता भी पूरा सुनसान था। उनकी गाड़ियों के अलावा कोई कार इस पास से गुजर नहीं रही थी। आयत कार की स्पीड जितना हो सकता था तेज कर रही थी, लेकिन वह कार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए उसने अब असद उठाना ही सही समझा। आयत ने घबराई हुई आवाज में कहा, मिस्टर खान प्लीज उठिए। असद आयत की आवाज से उठ तो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की वजह से कार मिसबैलेंस हो गई थी। वो सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है और आयत का सिर सीधा स्टीयरिंग व्हील पर जाकर लगता है। असद पीछे था इसलिए सेफ था। असद कार से बाहर आते हुए आयत को देखने लगता है जिसके सिर पर चोट आई थी। असद बाहर उस कार को देख समझ गया था कि कौन है। वो गन लेते हुए उस कार में बैठे शख्स पर शूट कर देता है, लेकिन वो कार बहुत ही दूर चली गई थी। असद ने गुस्से से गन फेंकते हुए, व्हाट द हेल बेबी उठो। वो आयत के पूरी बॉडी को चेक करता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगी थी। वो आयत के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, बेबी उठो। आयत बस बेहोश हुई थी। असद के कई थपथपाने से आयत को होश तो आ गया था, लेकिन जो अभी हुआ था उस बात से शॉक थी। असद उसके होश आते ही गले लगाते हुए कहता है, बेबी तुम ठीक तो, ज्यादा चोट तो नहीं आए? आयत बिना कुछ बोले बस घबराते हुए असद को कसके पकड़ लेती है। कुछ नहीं हुआ, तुम सेव हो और डरो मत बेबी। आयत ने घबराते हुए कहा, मिस्टर खान मुझे लगा था यह वही लड़के हैं, लेकिन ये कोई और थे। असद आयत के मुंह से किसी लड़कों का जिक्र सुन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो आयत से कुछ नहीं पूछना चाहता था। इसलिए वो इमरान को कुछ ही देर में वहां पहुंचे का ऑर्डर देता है। आयत असद के सामने गन को आगे करते हुए कहती है, मिस्टर खान मैंने शूट कर दिया, मेरी वजह से किसी की जान चली गई। असद अब सब कुछ समझ गया था, लेकिन वो आयत के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहता है, बेबी किसी की जान नहीं गई, वो बचकर भाग गए हैं, तुमने कुछ नहीं किया, मेरी तरफ देखो। आयत असद को देखने लगती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ बेबी। मुझ पर ऐसे हमले होना नॉर्मल बात है। जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रोना बंद करो, शांत हो जाऊं। आयत हाँ में सिर हिला देती है। इमरान कुछ ही देर में वहां पहुंच गया था। वो असद को आयत की कार को ऐसे देख घबराते हुए कहता है, बॉस आप दोनों ठीक तो है? असद ने कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? इमरान वो फर्स्ट एड बॉक्स असद को देते हुए थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। असद आयत के सिर पर आई चोट पर दवाई लगाते हुए बैंडेज लगा देता है। असद आयत को देख रहा था जो काफी डरी हुई थी। वह आयत को किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठा सीने से लगा लेता है। आयत भी असद के सीने से लिपट गई थी। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। बाहर बारिश की बूंदों का शोर था और वही असद के अंदर एक तूफान चल रहा जो अब उन्हें मारकर थमने वाला था। असद ने आयत के सिर सहलाते हुए कहा, बेबी अब चलें। आयत हो में जवाब देती है। असद इमरान को कार स्टार्ट करने को कहता है। असद अपने फोन पर किसी को मैसेज कर आयत का हाथ पकड़ लेता है। आयत असद के शोल्डर पर सिर रख देती है। लगभग कुछ ही देर में वो अमीना फूफी के मोहल्ले के बाहर थे। आयत ने इमरान को रोकते हुए कहा, भाईजान आगे गाड़ी नहीं जाएंगी, हमें चलकर जाना होगा। इमरान ये सुन वही कार पार्क कर देता है।
वो तीनों चलते हुए फूफी के घर पहुंच गए थे। आयत ने डोर नॉक करती है। घंटी की आवाज सुन अमीना फूफी दरवाजा खोल देती है। सामने आयत और असद को साथ देख खुशी से कहती है, आ गए बच्चों, हमें तो लगा था तुम दोनों नहीं आने वाले। आयत और असद एक साथ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अमीना फूफी। अमीना फूफी ने असद को अच्छे से देखते हुए कहा, वालेकुम सलाम बच्चों, बहुत हैंडसम हो बेटा, तभी मेरी बच्ची तुम्हें इतना चाहती है। आयत असद से नजरें चुराने लगती है। असद टेढ़ी नजरों से उसे देख रहा था। आयत ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, फूफी सारी बातें यही करोगी, अंदर नहीं बुलाएंगी। फूफी ने कहा, हाँ मेरी बच्ची आओ अंदर। असद आयत की कमर से खुद के करीब लाते हुए कहता है, बेबी मुझे इतना चाहती हो। आयत ने कोनी मारते हुए कहा, ज्यादा ख्वाब मत देखिए। इतना कह आयत ने फूफी से कहा, फूफी बाकी सब कहाँ है और आयान कहाँ है। फूफी ने कहा, सभी बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे, तब तक तुम दोनों बैठो। असद पूरे घर को देख रहा था, जो बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन वहां जरूरत की हर एक चीज थी। आयत अमीना फूफी के साथ जाने लगती है कि अमीना फूफी उसे असद के साथ बिठाते हुए कहती हैं, दोनों साथ में बैठो, हम खुद कर लेंगे बाकी काम। आयत ने बीच में बोलते हुए कहा, पर फूफी अमीना फूफी ने बीच में बोलते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा। असद कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए मैसेज कर रहा था। इमरान जो असद को वहां हुई हर बात बता देता है, जिसे पढ़ते ही असद के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। वही आयत ने असद से कहा, दादी अम्मी कैसी है। असद ने कहा, गुड। असद ने अचानक से कहा, कल सुबह जल्दी हमें यहां से निकलना है, कल ईद है तो दादी अम्मी चाहती है तुम वहां होनी चाहिए। आयत ओके बोल देती है। वहां पड़ी मिठाई खाने लगती है। वो तेजी से खा रही थी क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। असद ने कहा, धीरे से खाओ बेबी, मिस्टर खान बहुत भूख लगी है। खाते हुए आयत के होठों पर वो मिठाई लगी हुई थी, जिसे देख असद एक स्माइल के साथ उसके करीब चला जाता है। आयत ने कंफ्यूजन से कहा, मिस्टर खान क्या करने वाले हैं। देखो दूर रहो, ये हमारा घर नहीं है जो कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई कहीं से भी आए। इससे आगे वो कुछ कहती असद ने अपने होठ आयत के होठों पर रखते हुए चूमने लगता है। वहीं दूसरी ओर सभी हंसते मुस्कुराते अंदर आ रहे थे, लेकिन सामने का नजारा देख वो हैरान रह जाते हैं। नुचता ने खांसते हुए कहा, आयु। आयत अपना नाम सुन असद को खुद से दूर कर देती है। नुचतर आयत का टमाटर जैसा लाल चेहरा देख मुंह छुपाते हुए हंस देती है। वही असद ने बिना किसी भाव के कहा, बहुत जल्दी नहीं आ गए, सारा मोमेंट खराब कर दिया। आयत असद के मुंह से यह सुन उसे घूरने लगती है। वो मन ही मन कहती है, सच में बहुत बेशर्म है। असद ने आयत को देखते हुए कहा, वो तो मैं हूँ बेबी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। गौरव ने आगे कहा, हेलो असद, मैं सेल्फ। असद ने बीच में बोलते हुए कहा, गौरव, समीर, डॉक्टर राहुल, आयान, और रही बात इन मोहतरमा की तो इसे मैं जानता हूँ। इतना बोल वो वहां से उठ जाता है और आयत से कहता है, मुझे कुछ काम है तो बाद में आऊंगा। आयत हाँ में सिर हिला देती है। असद जाते हुए आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साले साहब ध्यान रखिए अपना, और हो सके तो सच बता दो अपनी आपा को, किसी और से पता चला तो बाकी। वह एक तिरछी मुस्कान के साथ बाहर चला जाता है। आयान असद के पीछे जाते उसे आवाज देते हुए कहा, रुकिए जीजू। असद आयान की आवाज सुन रुक जाता है। वही आतत आयान को असद के पीछे जाते देख थोड़ा हैरान थी। समीर और नुचता उससे बातें कर चिढ़ा रहे थे। गौरव और राहुल एक दूसरे से ही बात कर रहे थे, लेकिन का ध्यान बस बाहर था। आयत ने कहा, 1 मिनट में आती हूँ। इतना बोल आयत तेज कदमों के साथ बाहर चली जाती है। आयान ने कहा, अगर उस दिन आप नहीं आते तो शायद मुझे कभी कॉलेज नहीं आने देते। असद ने बिना भाव के कहा, ओके। अभी वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता आयान उसके गले लगते हुए कहता है, थैंक यू जीजू। असद की बाहें तन जाती है। वो बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ा था। आप अच्छे हैं पर दिखाते क्यों नहीं है। असद ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है, जो भी है। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। आयान एक मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। आयत ये सब देख हैरान थी। जैसे ही आयान अंदर जाने के लिए मुड़ता है तो पीछे आयत को देख सिर झुका देता है। आयत आयान को सवालिया नजरों से घूर रही थी। आयान आयत को सामने सिर झुकाकर खड़ा था। आयत ने सवाल करते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है। सब सच बताएगा या फिर किसी और तरीके से सब पता करूं। आयान ने डरते हुए कहा, आपा वो मैं आपसे। आयत ने हाथ बांधते हुए सख्त लहजे में कहा, आयान क्या छुपा रहे हो। आयान ने कहा, आपा कोई ऐसी बात नहीं है, बस जीजू से मिलना था। इतना कह वह जाने लगता है कि आयत उसकी बाह पकड़ गुस्से से कहती है,
इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मुझसे बातें छुपाए, बोलेगा या एक थप्पड़ लगाओ। आयान ने सिर झुकाकर कहा, आपा वो जीजू ने मेरी मदद की थी इसलिए उन्हें थैंक यू बोलने आया था। आयत ने कहा, कैसी मदद? आयान ने सब बताते हुए कहा, आपा, वो आप मेरे दोस्त मोंटी और एलेक्स को जानते हो ना? आयत ने बीच में बोलते हुए कहा, तुझे मना किया था ना उन दोनों से बात करने को, क्या किया दोनों ने? आयान ने डरते हुए कहा, आपा उन दोनों ने मेरे बैग में ड्रग्स डाल दिए थे। जब कॉलेज सबकी चेकिंग हुई तो वो ड्रग्स मेरे पास से मिले और मुझे कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया और जेल में लेकर जाने लगे थे। आयत यह सुन बहुत हैरान थी और परेशान भी हो रही थी। पर राहुल जी ने मुझे जेल नहीं जाने दिया, लेकिन मेरे ऊपर ड्रग्स का इल्जाम था तो रोज वह पूछताछ के लिए मुझे जेल में बुलाते थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे इस इल्जाम से वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही आयत एक जोरदार थप्पड़ आयान को मारते हुए कहती है, इतना कुछ हो गया और मुझे अब बता रहे हैं, एक बार भी मुझे बताया नहीं। बस इतना ही यकीन था अपनी आपा पर। आयत ने उसे थप्पड़ तो मारा था लेकिन आंसू उसी के आंखों से बह रहे थे। आयान चुपचाप खड़ा था। आयत ने आयान को गले लगाते हुए कहा, सारी आयान, तुझे लगी तो नहीं? आयत ने रुआंसी आवाज में कहा, आयान तो मेरे लिए सब कुछ हो। बच्चा, जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे पाला है मैंने। अगर तू इतनी बड़ी मुश्किल में थे तो अपनी आपा को बताया क्यों नहीं? आयान ने आयत के आंसू पोंछते हुए कहा, आपा अब मैं ठीक हूँ। और आपा मैंने आपको सब बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन वो कॉल जीजू ने अटेंड किया था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था। मैंने कॉल कट भी कर दी थी लेकिन उन्होंने कैसे सब पता कर लिया मुझे नहीं पता। वो लंदन आए थे और सब कुछ उन्होंने ही सॉल्व किया। और कहते हुए वो रुक गया। आयत ने आयान को कहा, और क्या आयान? आयान ने आयत के हाथों को थामते हुए कहा, आपा इस ड्रग्स केस के लिए ऑफिसर ने हमसे 1 करोड़ की डिमांड की थी। ये सुन आयत की आंखों खुली की खुली रह जाती है। आयत ने आयान से कहा, क्या मिस्टर खान ने पैसे दिए थे? आयान ने सोचते हुए कहा, आपा यह मुझे नहीं पता लेकिन डॉक्टर राहुल को कुछ पता होगा। आयत ने आयान के समझाते हुए कहा, आयान इस बार जो हुआ सो हुआ लेकिन अगली बार कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहा करो। आयान आयत के गले लगते हुए कहता है, आपा दोबारा ऐसी गलती ही होगी और मैं कोई भी ऐसे फैड्स नहीं बनाऊंगा। आयत ने एक मुस्कान के साथ कहा, अब चले अंदर। दोनों मुस्कराते हुए अंदर चले जाते हैं। आयत को देख अमीना फूफी ने कहा, आयत असद बेटा कहाँ गए? आयत ने जवाब देते हुए कहा, फूफी वो कुछ देर में आ जाएगी, आप अब जाकर सो जाए। फूफी हाँ में सिर हिला देती है। वही बाकी सब कुछ देर के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। वही 12 बज गए थे लेकिन असद जो कि अभी तक नहीं आया था। आयत जो छत पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। पीछे से एक आवाज आती है, आयत तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? आयत उस शख्स को देखते हुए सख्त लहजे में कहती है, राहुल जी आप मुझे कब सच बताने वाले थे? ये सुन राहुल आयत को देखने लगता है, जो उसे थोड़ा गुस्से से देख रही थी। राहुल ने कहा, सब सॉल्व हो गया था तो मुझे लगा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे शौहर ने सब संभाल लिया था। आयत ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी राहुल जी। राहुल आयत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्रोफेसर साहिबा मैं जानता हूँ मुझसे गलती हूँ लेकिन ऐसे मुंह तो मत फेरो। तुम जानती हो बिना किसी वजह के मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाएगा। आयत ने राहुल की देखते हुए कहा, मैं आपसे खफा नहीं हूँ, पर आयान मेरा भाई है और मेरा हक बनता है उसकी हर परेशानी को जानने का। राहुल ने सीढ़ियों के पास बैठते हुए कहा, यहाँ बैठो, सब बताता हूँ। आयत उसी के पास बैठ जाती है और कहती है, जी फरमाइए। राहुल ने कहा, आयत, हम तुम्हें उसी दिन बताने वाले थे, तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुमने कॉल पिक नहीं किया, और तेरी लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम चल रही थी तो ना बताना सही लगा। आयत ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके, अब जो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे। राहुल ने एक मुस्कान के साथ कहा, प्रोमिस प्रोफेसर साहिबा सब बताएंगे। आयत ने थोड़ा रुकते हुए कहा, क्या मिस्टर खान ने पैसे दिए थे? राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पति ने हम दोनों में से किसी से कोई बात नहीं की थी, पर मानना पड़ेगा पहुंच बहुत दूर तक की है। जो सबूत हम 10 दिनों में ढूंढ नहीं पाए, उसने 10 मिनटों में पेश कर दिया। लेकिन पैसों का नहीं पता? राहुल ने आश्चर्य से पूछा, तू वापस करने का तो नहीं सोच रही? आयत हाँ में सिर हिला देती है। राहुल ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, आयत सीरियसली, तुम जानती हो पहले ही तुम अपनी सारी सेविंग आयान की स्टडी के लिए खर्च कर चुकी हो, अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगी?
आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल जी मैं करूंगी वापस। आयान मेरी जिम्मेदारी है तो पूरा भी मैं ही करोगी। यह नहीं पता कैसे, लेकिन करनी तो है। दोनों कुछ देर के लिए चुप से हो जाते हैं। राहुल जानता था आयत किसी को आयान की जिम्मेदारी उठानी नहीं देती, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए कहा, आयत एक तरीका है पैसे वापस करने का। आयत ने कहा, कौन सा तरीका? राहुल ने कहा, पैसे मुझे से ले लो और उसे वापस कर दो। आयत आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तो आप चाहते हम आपसे पैसे लेकर मिस्टर खान को दे, लेकिन आपसे मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? राहुल ने बीच में रोकते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन यार। आयत ने हार मानते हुए कहा, तो बोलिए डॉक्टर साहब। राहुल ने कहा, जो पैसे तुम मुझसे लोगी वो हर महीने इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। इस तरह तुम्हारी भी बात ये जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे। आयत चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, मान गए डॉक्टर साहब, तरीका ढूंढ ही लेते हैं। राहुल ने कहा, तो ये डील लाख की जाए? आयत ने कहा, यस लाख की जाए। ये कह दोनों हंसने लगते हैं। वहीं पीछे कोई उनकी बातें सुन बहुत गुस्से में था। राहुल ने सामने देखते हुए कहा, बहुत दिनों बाद ऐसे मिले हैं हम। आयत ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अपने मुल्क में आकर बहुत सुकून मिलता है। राहुल ने कहा, हाँ यार, वरना लंदन में बस काम काम और काम, रिलैक्स तो हो ही नहीं पाता था। वैसे माँ कहती थी कि जब भी इंडिया जाओ तो ताजमहल जरूर देखना। आयत ने कहा, लेकिन क्यों? राहुल ने कहा, डैड और मोम वहीं मिले थे। आयत ने कहा, ओह तो ये बात है। मोहब्बत के मकबरे में एक नई मोहब्बत का आगाज हुआ है। जाइए जाइए, क्या पता आपको भी कोई महबूब मिल जाए। राहुल ने आयत को सीरियस होते हुए देखकर कहा, मिली थी पर किसी ने छीन लिया, और अब चाहकर भी नहीं भूल सकता। आयत ने कहा, कौन थी डॉक्टर राहुल? राहुल ने कहा, वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, गुलाबों की महकती, एक पक्षी की आजाद, समुद्र की तरह उसकी आंखें थी, एक अनजानी सी, झल्ली सी, दीवानी सी। सामने आए तो उस कमियामत आ जाए। एक नजर उसकी आंखों में देखती जाम का नशा भी फीका पड़ जाए। आयत ने हंसते हुए कहा, वाह वाह, क्या तारीफ की, लाजवाब डॉक्टर साहब। लेकिन आपकी झल्ली सी दीवानी का नाम भी तो होगा। राहुल ने आयत के करीब आते हुए कहा, आयत, तुम वो लड़की हो? आयत अपना सुन हैरान हो जाती है, उसकी हंसी एक पल में गायब हो जाती है। वहीं पीछे खड़े शख्स की गुस्से से मुट्ठियां कस जाती है। वो शख्स उस वक्त बहुत ही डरावना लग रहा था। राहुल के उसके और करीब जा रहा था, लेकिन आयत पीछे हो जाती है। वो शख्स ये देख आगे अपना एक कदम आगे बढ़ाता है कि राहुल की हंसी सुन रुक जाता है। आयत के चेहरे के रंग उड़ते देख राहुल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, पागल, मजाक कर रहा हूँ। आयत ठंडी सांस छोड़ते हुए दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आपने तो मेरी जान निकाल दी थी। आयत ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ऐसा मजाक कौन करता है? राहुल ने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा यार सारी। इतना कह वो उसे साइड ही कर लेता है। वही राहुल जिसने सच में अपनी दिल की बात बताई थी, लेकिन उसे हंसी में उड़ा दिया था। वह जानता था कि आयत सिर्फ असद से प्यार करती है और उसका दोस्त बनकर ही खुश था। वह काफी देर से आयत को एकटक देख रहा था। आयत ने चुटकी बजाते हुए कहा, डॉक्टर साहब कहाँ खो गए? राहुल ने होश में आते हुए कहा, कहीं नहीं, काफी देर हो गई है, नीचे चले। फिर थोड़ा मजाकिया लहजे में कंधा मारते हुए, कहीं उनका तो इंतजार तो नहीं करना? आयत थोड़ा शर्माते हुए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा रुकते हुए, हाँ उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें कंपनी तो दे ही रहा हूँ। अब इस इंतजार पर एक शेर अर्ज किया है, यह इंतजार का दुख अब सहा नहीं जाता, तड़प रही हूँ मैं, अब तेरे बिन रहा नहीं जाता। ये सुन आयत का चेहरा लाल हो जाता है। राहुल आयत का चेहरा देख हंसने लगता है। आयत ने नकली गुस्सा करते हुए कहा, राहुल जी। राहुल की हंसी फिर भी नहीं रुक रही थी। आयत मुंह बना लेती है। वही राहुल ने कहा, अरे हंस देना यार, कुछ नहीं होता। ये सुन आयत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों ऐसे ही कुछ जोक्स मारते हुए हंसने लगती है। वही पीछे से एक आवाज आती है, बात मुझे मत बताना क्या बात रही है, रह साथ उसके जिसके साथ इस रात रही है। जरा भी न हिचकिचाई होते हुए वे आबरू बता, तेरे जिस्म से और कितनों की मुलाकात हुई है। ये सुन राहुल और आयत पीछे देखने लगते हैं। एक शख्स अंधेरे में दीवार से टिककर खड़ा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।